हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों आज फिर हम लेके आए हैं पार्ट दोस्तों क्लास 11 से, और आज का हमारा रहने वाला है पार्ट 16। जी हाँ, देखते देखते दोस्तों हमारे 16 पार्ट तक हम पहुँच चुके हैं। चैप्टर का नाम वही रहेगा हमारा, केमिकल बॉन्डिंग रहेगा, और बात कहें तो हमारा रहेगा क्लास 11 से दोस्तों। तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के बारे में, इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक हमारा रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर के बारे में आज हम देखेंगे। तो मोस्टली हमने देखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है कि कार्बन तो क्या होगा, सेंट्रल एटम होता है और दोनों तरफ ऑक्सीजन होंगे, डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ओके, अगर हम बात करें तो C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, नॉर्मली ये स्ट्रक्चर होता है। इसको हम दे देंगे फर्स्ट स्ट्रक्चर। सेकेंड स्ट्रक्चर दोस्तों ये होता है C ट्रिपल बॉन्ड O। ओके, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ माइनस लगा दीजिए, ये हो गया। ये हो गया हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर। और अगर थर्ड स्ट्रक्चर की बात आती है तो दोस्तों O ट्रिपल बॉन्ड C O 1 2 3 4 5 6। ओके, 5 6 ये हमारा निगेटिव हो गया। ये हमारा है थर्ड स्ट्रक्चर। कहेंगे दोस्तों हमारे क्या है, तीनों के तीनों कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रक्चर्स हैं, तीनों के तीनों एक जैसे ही होते हैं। कहेंगे कि यहाँ पर तो अलग अलग दिख रहा है, यस अलग अलग दिख रहा है, बट इन तीनों के स्ट्रक्चर की अगर एनर्जी देखी जाए तो सेम होती है। बॉन्ड्स क्या होंगे, सेम होंगे, एनर्जी क्या होंगी, सेम होगी। जितने नंबर ऑफ बॉन्ड सेम होंगे पर डीलोकलाइज हो गया है बॉन्ड का, तो ये कहेंगे अगर किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है तो क्या होगा, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हम कहेंगे ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर किसके हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, चलिए लिख देते हैं इसके बारे में। इट इज एक्सपेरिमेंटली observed that CO2 observed that the bond length then the bond length in between then the bond length of and the bond length of C and O in CO2 कितनी होती है, 100 पिकोमीटर होती है। कितनी होती है, CO2 में 100 पिकोमीटर होती है, which is in between किसके बीच की होगी दोस्तों, C डबल बॉन्ड O के बीच की होगी। इसकी कितनी होगी देखेंगे, C डबल बॉन्ड में कितनी होती है, 121 होती है, एंड C ट्रिपल बॉन्ड इसकी होती है 110 पिकोमीटर लिख देते हैं। तो ये कहा गया है कि एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया है कि इन सब में बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। इसके अंदर बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, इसमें होती है 115 pm। और जैसे जैसे हमारे डबल बॉन्ड बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हमारे क्या होते हैं, डबल बॉन्ड क्या बॉन्ड बढ़ते जाएंगे। सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, डबल में और कम होगी, ट्रिपल में और कम होती है। बॉन्ड बढ़ रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ कम होती जाती है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि तीनों के तीनों क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो लिखेंगे हैंस द गिवन स्ट्रक्चर्स आर द resonating structures of CO2। तो ये देखा गया इनमें बॉन्ड लेंथ का ही डिफरेंस है बस, बाकी इनमें बॉन्डिंग नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 3 1 4 3 1 4, सब कुछ सेम है। एटम C 2 O है, 2 O है, 2 O है, इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग सब कुछ सेम है।
तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म है। सारे के सारे क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, किसके, CO2 के। और हम दूसरी बात क्या भी बोल सकते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी है ये, इनको हम क्या भी बोलेंगे, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी कहा जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बस ये बात ध्यान रखना है, CO2 में 115, डबल बॉन्ड अगर होगा C और O के बीच में तो 121, और ट्रिपल बॉन्ड अगर हो गया तो 110। बॉन्ड बढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड कम होंगे तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चंस के बारे में, अगले एक छोटे से टॉपिक के बारे में और देख लेते हैं, स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड क्या है दोस्तों। स्ट्रक्चर से बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में हमारा चैप्टर चल रहा है दोस्तों, 1 to लास्ट तक चलेगा, बिल्कुल लास्ट टॉपिक तक चलेगा। ओके, तो अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ CO3 किसके, कार्बोनेट आयन के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। सिमिलरली हमारा सब कुछ उसमें भी सेम रहेगा, एंगल सेम रहेगा, बॉन्ड लेंथ डिफरेंट हो जाती है। बात करेंगे C, ये हो गया O O O, डबल बॉन्ड यहाँ लगाया तो 1 2, यहाँ पर कितना 1 2 3 4 5 6, माइनस हो गया 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी माइनस हो गया, और यहाँ पर कितने बॉन्ड हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि इसका 1 इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, इसमें बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है। हम लोगों ने बताया भी होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के केस में। ओके, तो सेकेंड स्ट्रक्चर अगर बात कहें तो सेकेंड स्ट्रक्चर इसका होता है ये O O O। इस बार डबल बॉन्ड यहाँ था, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। जहाँ पर सिंगल बॉन्ड है वहाँ पर सिंगल ही रहेगा, बट इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 6 रहेंगे, और चार्ज माइनस। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 माइनस। एक स्ट्रक्चर और होगा दोस्तों इसका C, अब देखिए सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 माइनस O 1 2 3 4 5 6, कहाँ गड़बड़ गया, ठीक है दोस्तों, माइनस, और इस बार डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 1 2 3 4। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। बस इसमें डीलोकलाइजेशन हुआ है, पाई बॉन्ड देखिए पहले यहाँ था, अब यहाँ गया, अब यहाँ पर आ गया, तो डीलोकलाइजेशन अगर पाई बॉन्ड आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं, ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर्स क्या हो जाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। लिखेंगे इट इज एक्सपेरिमेंटली it is observed that all these are the resonating structures of carbonate आयन के क्या है, ये सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, सारे के सारे एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट होते हैं। दे all are independent, they all are dependent each other। ठीक है, क्या होते हैं, तीनों के तीनों एक दूसरे पर, ये इसके सिमिलर, ये इसके सिमिलर, ये इसके सिमिलर, और ये इसके सिमिलर, सब एक दूसरे के सिमिलर होंगे। नंबर ऑफ एटम सेम होंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड सेम होंगे, बट डीलोकलाइजेशन डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि डीलोकलाइजेशन डिफरेंट होगा, डीलोकलाइजेशन पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होगा तो ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाएंगे या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग को ये भी क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल दोस्तों एक एक चीज़ है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल वे में है। चलिए दोस्तों बात करेंगे एक छोटे से टॉपिक के बारे में, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के बारे में, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों एक नोटबुक बना के रखिएगा, उसमें A to Z सब कुछ हाईलाइट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कभी भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों, एक आता है सिंपल डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन तो पढ़ा है, पर डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है।
दोस्तों डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा हाइब्रिडाइजेशन होता है जिसमें सेंट्रल एटम क्या है, सेंट्रल एटम जो होता है वो sp हाइब्रिडाइज होता है और इसके दोनों हम कहेंगे वो किससे डायरेक्टली किसके साथ लिंक्ड होता है, उस मॉलिक्यूल के साथ लिंक्ड होता है जिसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, लीनियर होती है। देखिए क्या हमने कहा गया Be और Cl2 ले लिया, BeCl2, तो Be तो ये हो गया और Cl इसके दोनों साइड हो गए। ठीक है, हमने कहा गया कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, बट ये दोनों ये मॉलिक्यूल जुड़े होंगे, दोनों के साइड जो मॉलिक्यूल जुड़े होंगे इनकी ज्योमेट्री जो होगी, ज्योमेट्री वो कैसी होगी, लीनियर होगी दोस्तों। क्यों, और हम ये भी कह सकते हैं कि सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइज और दोनों साइड को मिलकर एक ज्योमेट्री बनाते हैं, लीनियर ज्योमेट्री। ठीक है, ये इनकी ज्योमेट्री कैसी होगी, इनके जिससे लिंक होगा उनकी ज्योमेट्री होगी लीनियर। तो लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे क्या, दोज हाइब्रिडाइजेशन in which the central atom is क्या, in which the central atom is sp hybridized and directly link, किससे जुड़ा होता है, directly linked to the molecule which have linear geometry, और इस टाइप का ही हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाता है, नॉन एज इस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन ही कहलाता है क्या, डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। अभी बताएं कि ये जो कोई मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम sp हाइब्रिडाइज हो, उसके साइड वाले जिससे वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली लिंक्ड है, वो हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगा, वो उसकी ज्योमेट्री लिंक्ड वाली जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है, लिंक्ड है, तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर होगी। तो इस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन अगर कहीं देखने को मिलता है तो वो हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगा, डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। लिखेंगे एक और लिखेंगे, दिस हाइब्रिडाइजेशन shows relation with किसके साथ, sp हाइब्रिडाइजेशन के साथ। क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन के साथ क्या होगा, ये रिलेशन शो करता है। अगर कहें तो sp हाइब्रिडाइजेशन अगर डायगोनल जो हाइब्रिडाइजेशन है तो ये किसका एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन का भी एक एग्जाम्पल होता है। तो कहें कि ये रिलेशन करता है, ये डायगोनल रिलेशनशिप जो शो करेगा किसके साथ, sp हाइब्रिडाइजेशन के साथ रिलेशन शो करता है। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा और दोस्तों आप क्लास को भी इंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर वीडियो को और लाइक करना जरूर बिल्कुल भी ना भूलें। और कोई भी अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दोस्तों लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और काफ़ी हद तक जहाँ तक हो सके दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों। चलिए बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चंस के बारे में आता है कि दोस्तों BH4- एंड NH4+ आर आइसोस्ट्रक्चरल। वाई, क्या रीज़न है इसके पीछे, दोनों आइसोस्ट्रक्चरल, हमने कहा BH4- एंड क्या NH4+, दोनों के दोनों आइसोस्ट्रक्चरल हैं। क्यों है, रीज़न क्या है इसके पीछे, तो एक रीज़न माइंड में रख के चलिएगा कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिन मॉलिक्यूल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो उनका स्ट्रक्चर भी क्या होगा, सेम। आइसो मतलब सेम, स्ट्रक्चर मीन्स आइसो स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर। आइसो स्ट्रक्चर का ही मतलब होता है क्या, सेम स्ट्रक्चर। ठीक है,
पहली बात, सेम स्ट्रक्चर कब होंगे, तो पॉइंट एक कंडीशन होती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम, तो क्या सेम स्ट्रक्चर होगा। सेकंड बी हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन सेम, हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम होगा तो उनका स्ट्रक्चर भी सेम होगा। दो चीज माइंड में हमेशा रख लीजिए। तो हम ये बोलेंगे कि इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, और क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है या नहीं है वो चेक कर लेते हैं। चलिए BH4 के बारे में, माइनस के बारे में बात करेंगे। तो बोरोन का अगर बात कहें तो एटॉमिक नंबर होता है 5, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s2 2s2 और 2p1 होता है। आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन यही हो गए क्योंकि सेकंड सेल आउटर मोस्ट है, तो 2 और 1 3, तो कितने आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, बी के 3 इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि अगर हम 5 लिखेंगे, देखेंगे 5 का एटॉमिक नंबर 2 और 3 होता है, तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3, तो 3 तो ये हो गए बी में, प्लस हाइड्रोजन में कितना होता है 1, तो हाइड्रोजन के 4 हैं तो कितने हो गए 4, टोटल कितने हो गए 7 हो गए दोस्तों। कितने हुए 4 3 7, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 8। समझ में आया। बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, हाइड्रोजन में 1 होता है और हाइड्रोजन के 4 है, तो एक हाइड्रोजन में 1 तो 4 हाइड्रोजन में 4, टोटल हो गए 7। एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल 8। चलो NH4 के बारे में बात कर लेते हैं प्लस में। N के आउटर मोस्ट सेल का अगर 7 एटॉमिक नंबर 2 और 5, आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 5 हो गया, प्लस हाइड्रोजन में 1 तो 4 हाइड्रोजन है तो 4, कितने हो गए टोटल मिला के 9, प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो यहाँ भी कितने हो गए 8। बोला था ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर सेम तो स्ट्रक्चर भी सेम, तो लिख देंगे यहाँ पर इसके बिकॉज द क्या दोस्तों, यहाँ पर एक बात आएगी, बिकॉज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिकॉज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर सेम in BH4 minus and NH4 minus, that is why they are isostructural। ये रीजन पहला हो गया। दूसरे रीजन के बारे में बात करेंगे। ये तो पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने कहा 8 है, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 8, अगर माना 8 हो या 8 से कम हो, लेस देन 8 हो, तो उसको डिवाइड करेंगे 2 से। जितने भी इलेक्ट्रॉन 8 है माना, तो 8 को डिवाइड किया 2 से, तो 2 4 जा 8, खत्म हो गया। 4 मतलब एक S और P के 3, 4 का मतलब हुआ एक S और P के कितने 3, तो 1 और 3 और 1 4 हो गए। अगर 8 से ज़्यादा होगा, माना 10 हो गया, इलेक्ट्रॉन 10 है, तो 10 को डिवाइड देंगे पहले 8 से, 8 1 जा 8, बचा कितना 2, और फिर इसको 2 को 2 से डिवाइड देंगे, 2 1 जा 2, तो कितना आ गया 1 और 1 2 हो गया, तो यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। समझ के चलेगा। मेरी एक वीडियो है दोस्तों, मैंने एक वीडियो बना दी है, इस पर एक कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, इस मेथड से एक वीडियो है दोस्तों, आप वीडियो को देख लीजिएगा दोस्तों, वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा आसानी से, प्लेलिस्ट में आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। बहुत इजी मेथड है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्या BH4 के अंदर, BH4 माइनस के अंदर अभी इलेक्ट्रॉन 8 थे, तो 2 4 जा 8, 4 इसका आया, तो कहेंगे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3 हो गया। सेम NH4 प्लस में भी कितना है 8 है, तो इसका भी कितना हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बोला था हाइब्रिडाइजेशन सेम तो स्ट्रक्चर भी सेम। लिखेंगे यहाँ पर इसका रीजन, बिकॉज द hybridization in BH4 and NH4 is sp3, hence they are isostructural। दोस्तों बिल्कुल सिंपल वे में हम बताने की कोशिश करते हैं, दोनों में से कोई सा भी एक लिखोगे इसका आंसर ठीक हो जाएगा।
कंडीशन दो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम तो स्ट्रक्चर भी सेम, या हाइब्रिडाइजेशन सेम तो स्ट्रक्चर भी सेम। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के बारे में, एक अगले क्वेश्चन के फिर बारे में बात करेंगे। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा। दोस्तों अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों चलिए बात करेंगे एक और नए क्वेश्चंस के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। क्या कि दोस्तों यहां पर बात आती है एक्सियल बॉन्ड in PCl5 are longer than equatorial bond. Why? रीजन क्या है इसके पीछे? तो सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कि एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड क्या होते हैं। ठीक है, PCl5 में देखेंगे, PCl5 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो मैंने बताया था फॉर्मूला क्या, PCl5 का जो फॉर्मूला है वो क्या बताया था, AB5 बताया होगा। ओके, AB5 बताया था। PCl5 की अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रक्चर क्या होगा दोस्तों, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर हो गया P, ये Cl और ये Cl, और यहाँ पर आ गया Cl और दोस्तों ये भी Cl। ये स्ट्रक्चर था हमारा। इस स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो कैसा स्ट्रक्चर है ये, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसको अगर हम ऐड करते हैं यहाँ पर तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाता है इसका, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है ना, हाँ समझ के चल रहे हैं। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड कौन से हैं दोस्तों, ये एक्सिस पर है। ये वाले बॉन्ड कहलाएंगे एक्सियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड क्यों कहलाएंगे, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली होते हैं दोस्तों, वर्टिकली अरेंज्ड होते हैं। जो वर्टिकली अरेंज होंगे किसी भी मॉलिक्यूल में, जो वर्टिकली अरेंज होते हैं बॉन्ड, उसे एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं। और एक ये हॉरिजॉन्टली है, देखिए ये हॉरिजॉन्टली हैं पूरे ये बॉन्ड, ये क्या कहलाएंगे, ये बॉन्ड कहलाएंगे हमारा इक्वेटोरियल बॉन्ड। और इक्वेटोरियल बॉन्ड कैसे अरेंज होते हैं, हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड होते हैं। ये समझ के चलना। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है कि यहीं पर कंफ्यूज हो जाती है कि इक्वेटोरियल कौन सा है और एक्सियल कौन सा है। एक्सियल मतलब एक्सिस सीधे वर्टिकल है, और ये क्या होते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं जो हॉरिजॉन्टली होते हैं, पड़े होते हैं नीचे की ओर, सोए हुए रहते हैं। ठीक है, आगे एक्सियल बॉन्ड, अब क्वेश्चन पर देख लेते हैं। एक्सियल बॉन्ड इन PCl5, एक्सियल बॉन्ड ये वाले बॉन्ड लॉन्गर होते हैं इनके कंपैरिजन में। देखिए छोटे छोटे से बॉन्ड है, ये देखिए छोटा सा बॉन्ड है, छोटे छोटे बॉन्ड है, जबकि ये वाले बॉन्ड दोनों बड़े हैं। रीजन क्या है दोस्तों, रीजन क्या है इसके पीछे, रीजन ये होता है रिपल्सन। अगर ऐसा कंपैरिजन आ जाए कि ये बॉन्ड बड़ा, ये बॉन्ड छोटा, ये ऐसा और ये ऐसा, कंपैरिजन बॉन्ड के बीच में होती है, तो समझ जाइएगा वहां पर रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड का गड़बड़ाहट होती है। ये गड़बड़ जो होते हैं, लंबा छोटा होना, ये डिपेंड करता है रिपल्सन पर। तो लिखेंगे ड्यू टू द ग्रेटर रिपल्सन। देखिए जिसमें जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा वो उतना दूर जाएगा, कम रिपल्सन होगा पास में आएगा। ओके, हमने पढ़ा है LP लोन पेयर पढ़ के आए हैं। ठीक है, रिपल्सन की बात करते हैं, लोन पेयर में ज़्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में क्या होता है, बॉन्ड पेयर में कुछ और कम होगा, और बॉन्ड पेयर में कम होता है। ये रिपल्सन के बारे में हमने पढ़ा है। तो सबसे ज़्यादा लोन पेयर में जितना रिपल्सन उतना दूर जाएगा, रिपल्सन कम होगा तो पास में आएगा। तो यहाँ पर क्या है, बड़े हैं, बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए, तो बड़े मतलब दूर है, दूर अरेंज है, क्योंकि रिपल्सन ज़्यादा है। ड्यू टू द ग्रेटर रिपल्सन in the axial bond by the equatorial bond, by the bond pair in equatorial bond। क्योंकि एक्सियल बॉन्ड के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिपल्सन शो करता है। किसकी वजह से, इक्वेटोरियल बॉन्ड में क्या होता है, इक्वेटोरियल बॉन्ड की वजह से यहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा करेगा, जिस वजह से क्या हो जाएगा, ये वाले बॉन्ड बड़े हो जाएंगे और इक्वेटोरियल बॉन्ड छोटे हो जाते हैं।
उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है दोस्तों, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है। चलिए दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करते हैं अगले एक और क्वेश्चंस के बारे में। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के बारे में। एक क्वेश्चन के बारे में फिर देखते हैं दोस्तों, इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और होंगे और बस दोस्तों आज की क्लास यहीं पर फिर एंड हो जाएगी। बात करेंगे दोस्तों क्या है कि BF3 इज अ ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर whereas NS3 does not। Why? देखिए दोस्तों NS3 does not, या क्या होता है BF3 क्या है, NS3 is not, ओके NS3 नहीं होता। देखेंगे BF3 फॉर्मूला वही है, तीन ये है और एक 4, 3 और एक 4 सेम वही है, ओके। तो BF3 ट्रायगोनल प्लेनर होता है जबकि NS3 नहीं होता। कैसे होंगे देखिए, क्यों होता है दोस्तों इसमें, क्योंकि हमें पता है कि बोरोन के बारे में अभी हमने पढ़ा है। बोरोन का क्या होता है 5 होगा, आउटर मोस्ट शेल की बात आएगी तो 2 और 3 होगा। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 3, तो B क्या होता है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। F के भी 3 होंगे यहाँ पर, यहाँ भी F के 3 हो जाएंगे, तो एक एक F इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेगा, बॉन्डिंग कर लेगा दोस्तों। और यहाँ पर क्या बनाएगा, B ट्रायगोनल प्लेनर बना लेता है। मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया है हाइब्रिडाइजेशन में कि अगर कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, लोन पेयर नहीं होगा, सारे बॉन्ड पेयर हैं, तो जो उसका शेप होगा वही उसकी ज्योमेट्री होगी। तो इसमें क्या होते 3 हैं, तो 3 अपने आप को अरेंज करेंगे। 3 मीन्स ट्राई, 3 मीन्स का है ट्राई, और 3 साइड्स होंगी उसकी, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। सिंपल। अगर लोन पेयर नहीं है तो किसके अंदर लोन पेयर नहीं है, बोरोन के अंदर लोन पेयर नहीं है, BF3 के अंदर। दूसरी अगर हम बात करेंगे NS3 के बारे में, N का होता है 7 और एटॉमिक नंबर होगा 2 और 5 होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो N में हम कहेंगे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, और ये बॉन्डिंग कर लिया, इसने यहाँ बॉन्डिंग कर लिया, इसने यहाँ बॉन्डिंग कर लिया, और हमारे यहाँ पर क्या बच जाता है, H ये हो गया, एक H ये हो गया और एक H ये हो गया। लोन पेयर है, लोन पेयर क्या करता है, इससे इस बॉन्ड से क्या रिपल्सन करेगा, और ये बॉन्ड क्या हो जाएंगे, और भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। रिपल्सन होगा तो क्या होंगे, ये थोड़े से क्या होते हैं, हमने कहा गया इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर रिपल्सन शो करेगा। और रिपल्सन जब शो करेगा तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, रिपल्सन शो जब करेगा तो यहाँ पर इसका ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल रहेगी, पर शेप इसका कैसा हो जाएगा दोस्तों। अगर हम बात करें इस वाले का, देखिए इस टाइप से अगर नीचे बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पिरामिडल शेप हो जाता है। क्या हो जाता है, देखिए बना देते हैं, NH हो गया, H हो गया और H हो गया। तो दोस्तों कैसा स्ट्रक्चर बन गया, देखिए पिरामिड स्ट्रक्चर बन जाता है। कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, पिरामिडल। तो हमने कहा गया कि किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात लिखते हैं, लिखेंगे इन BF3 molecule there is no lone pair, there is no lone pair of electron, so sorry, hence its shape and geometry is trigonal planar, okay. But in case of NS3 molecule, one lone pair of electron which shows repulsion and
distorted and distorted the shape and form pyramidal shape। कैसा शेप बना लेता है? पायरामिडल। क्यों? क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से रिपल्सन करता है और वो शेप को डिस्टॉर्टेड कर देता है और फाइनली क्या बना लेता है? पायरामिडल बना लेता है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है लास्ट वीडियो में कि किसी के शेप में अगर डिस्टोर्शन होगा, किसी के शेप में अगर चेंज होगा तो वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? किसके? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, लोन पेयर पर डिपेंड करेगा। बॉन्ड पेयर से इसका शेप ज्योमेट्री सेम होती है, पर अगर लोन पेयर आ गए तो ज्योमेट्री तो वही रहेगी, शेप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और यही रीज़न है कि BF3 ट्राइगोनल होता है जबकि NS3 ट्राइगोनल नहीं होता, वो पायरामिडल होता है। उम्मीद है कि दोस्तों क्लियर हो गया होगा। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए। बात करते हैं फिर अगले क्वेश्चंस के बारे में। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द HSH बॉन्ड इन H2S is closer to 90 degree, but in HOH bond angle in नहीं then लिखो then H2 bond angle in H2O। Why? क्वेश्चन ये कह रहा है कि H2S है दोस्तों, H2O कहाँ से आ गया? H2S। चलेंगे, हमने कहा H2S के अंदर HSH जो बॉन्ड होते हैं वो किसके करीब में होते हैं? 90 के। किसके करीब में होंगे? क्लोजर टू 90, जबकि इस केस में नहीं होता। H2O में ऐसा नहीं होता है, H2O में 104 होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? रीज़न क्या है इसके पीछे? तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर अगर हम कहेंगे कि रिपल्सन, तो रिपल्सन तो बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखेंगे H सेम है, O है और S है। O सही से टीपो, हमें पता है कि एक ही ग्रुप के एलिमेंट होंगे। ऑक्सीजन पे भी कितने हैं? अगर माना कि HH है तो कितने हो गए? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। तो S पे भी कितने हो गए? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में इसके भी 6 होते हैं और इसके भी 6 होते हैं। ठीक है, तो ये वाला मेथड तो दोस्तों यहाँ पर फेल्ड हो जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पर कम लोन पेयर होंगे, ध्यान रखिए मैंने पहले वीडियो में बता चुके हैं, लास्ट वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का कंडीशंस के बारे में। तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर सेम, लोन पेयर सेम होते हैं, लोन पेयर सेम होते हैं, तो वहाँ पर कंपैरिजन किया जाएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर डिफरेंट तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन पेयर डिफरेंट तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रिपल्सन की वजह से उसके क्या होगा? बॉन्ड एंगल घट बढ़ जाता है। बट अगर इलेक्ट्रॉन सेम है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो उस कंडीशन में वहाँ पर काम करेगी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और हमें पता है कि O और S में से किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है? किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी? ऑक्सीजन की। तो लिख दीजिए, आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि O सही से देखो लिखा है, ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी तो बढ़ती है जबकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती है। तो इसकी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। तो लिखेंगे बिकॉज ऑक्सीजन इन वाटर is more electronegative than S in H2S। बस यही रीज़न हो गया, इसमें ज़्यादा टेंशन की जरूरत ही नहीं है, एक ही लाइन का आंसर है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी S से ज़्यादा होती है, और यही रीज़न है कि क्या होगा उसका, तो बॉन्ड जो लेंथ होगी, सॉरी बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड एंगल है ना, हाँ बॉन्ड एंगल भूल गए दोस्तों यहाँ पर, बॉन्ड
बॉन्ड एंगल जो होगा वो किसके करीब में होगा, 90 के करीब में होगा, और अगर जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए। बात करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन के बारे में आज के। चलिए दोस्तों जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा, नहीं लिया तो वीडियो को रोक के ले लीजिएगा दोस्तों। आज के हम लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि PCl5 इज ट्रायगोनल बाइपिरामिडल whereas IF7 is pentagonal bipiramidal। वाई रीज़न क्या है दोस्तों इसके पीछे? चलिए दोस्तों इसके रीज़न के बारे में बात करेंगे। रीज़न क्या कहता है दोस्तों? क्या हुआ, ये तो गड़बड़ हो गया हुआ है, नहीं क्या होगा? यस वेरी गुड है मार्कर। चल सबसे पहली बात हम ये कहते हैं कि PCl5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है जबकि IF7 पेंटागोनल बाइपिरामिडल है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसके, बहुत सारे तरीके, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे ही हम इसको करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे PCl5 के बारे में। तो P का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 15। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3 होगा। कौन से सेल में इलेक्ट्रॉन आ गए दोस्तों? थर्ड सेल की बात है, ठीक है ना, थर्ड सेल की बात है। चलिए थर्ड सेल की बात है तो हम इसमें क्या बनाएंगे, अब हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। इसमें हाइब्रिडाइजेशन, इसको दो भाग में बांट लेते हैं, इजी रहेगा। दूसरी साइड में दूसरा वाला कर देंगे। ओके, यहाँ पर लिख देते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3, 3 2 5 10। ओके, तो हम लेंगे पहले ग्राउंड स्टेट GS। ग्राउंड स्टेट के बारे में यहाँ पर बना लो 3s का हो गया, 3s, ये 3p हो गया, और लास्ट में दोस्तों हम बात करते हैं 3d के बारे में, 3d। उसी तरीके से यहाँ पर आएगी एक्साइटेड स्टेट और यहाँ पर आएगी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में फिर से यही बनाना पड़ेगा। इजी है दोस्तों, बिल्कुल समझ के चलिएगा। उम्मीद है कि कोई एक दो स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको समझ में नहीं आता होगा, बट आज चैलेंज करता हूँ दोस्तों आप लोगों का समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल मेथड है। ओके, चलिए ये 3s है, ये 3p और ये 3d, ये 3s 3p और 3d। चलिए हमने कहा s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2। p में कितने हैं? 3, तो 1 2 एंड 3, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर जंप होके चला जाएगा। जब इसका इलेक्ट्रॉन जंप होके चला गया तो इसमें तो 3 ही है, इसमें 3 भरो। इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप होके यहाँ चला गया तो यहाँ पर आ गया ये, ठीक। इसके बारे में अगर हाइब्रिडाइज स्टेट अगर कहेंगे तो इनको सबका हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ेगा, तो इसको डबल लेना पड़ेगा। देखिए डॉट फॉर्म में दिखाएंगे इस टाइप से। पहले सिंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन भर लेते हैं, डॉटेड करके दिखाएंगे दोस्तों। डॉटेड इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे। डॉटेड कहाँ कहाँ पर हुआ? देखिए एक तो S में हुआ, P में 3 हुआ और D में 1 हुआ, तो क्या हो गया दोस्तों? sp3d। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ गया? sp3d। इसमें कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, और हमें पता है कि sp3d अगर हाइब्रिडाइजेशन होता है तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा दोस्तों? इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर हमारा बनता है ये PCl Cl और ये वाला बन गया Cl और Cl। ये क्या बन जाता है? इस टाइप से स्ट्रक्चर बन जाता है। ट्राइगोनल तो ये हो गया, और पिरामिड एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल हमारा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाता है। क्योंकि क्या बनेगा? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल इसका स्ट्रक्चर बन जाता है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3d। एक S में हुआ, P में, तीनों में और एक D में हुआ। उम्मीद है कि दोस्तों क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। पहले लिखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट का सेल लिखेंगे, बस ये लिखा। इसमें 3 है तो 3 भर दिया, इसमें अगर 2 है तो इसका एक जंप होके यहाँ पहुँच जाएगा।
सब सिंगल सिंगल हो गए और फिर इनका सबका हाइब्रिडाइजेशन करो, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन होगा, इनका भी और इनका भी। तो एक S का हुआ, P में 3 हुए और D का 1 हुआ, तो sp3d हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन इफ नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द शेप एंड ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल बाइपायरामीटर। शेप हो गया ये वाला। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, बात करते हैं दूसरे वाले के बारे में। अगर नहीं लिया तो वीडियो को रोक के भी ले सकते हैं दोस्तों। चलो IF7 की बात करेंगे, IF7 के बारे में। तो I का एटॉमिक नंबर कितना होता है 53। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कहेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 3d10 4p6 5s2 ओके 5s2 हो गया। फिर क्या हो गया 4d10 हो गया, 4d10 के बाद 5p6 हो गया, 5p6 चलो काउंट कर लेते हैं कितने हो गए। तो 10 20 30 30 40 48 48 कितने 5 चाहिए, p5 आएगा दोस्तों यहाँ पर p5। चलिए ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, हाइब्रिड स्टेट। तो सिंपल एक बॉक्स ये बनाया और 3 हमने ये बनाए, क्योंकि लास्ट का हमारा कौन सा आया है, देखिए 5 वाला आया है, 5s लास्ट वाला ऑर्बिटल, लास्ट वाला 1 2 3 4 5, 1 वाला 2 वाला 3 वाला 4 5 मैक्सिमम 5 है, तो 5s और 5p, यहाँ 5d वाला बन जाएगा। ठीक है, यहाँ भी एक s ऑर्बिटल, 3p के ऑर्बिटल और एक d वाला ऑर्बिटल बन गया। ठीक है, यहाँ भी एक, यहाँ भी 3 और यहाँ भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये नहीं लेंगे वाला। ठीक है ओके, ये 5d वाली सीरीज है, ये 5p वाली सीरीज हैं और ये वाली 25s वाली सीरीज है। ओके 5s की सीरीज है। चलिए पहले तो इलेक्ट्रॉनिक 5s के 2 हैं तो दोनों भर दिया, p में 5 है तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है ना। चलिए अब क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट आएगी। तो पहले तो हमारा यहाँ पर इसमें एक था तो इसका एक जंप होके यहाँ पहुँच गया, इसमें एक था तो इसका दूसरा वाला जंप होके यहाँ पहुँच गया, तीसरा यहाँ था, चौथा जंप होके यहाँ पहुँच गया और पांचवा हमारा ये रहा। ठीक है ना। चलिए देखेंगे कितने टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4 2 5 और 6 हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ये तो कहाँ से आ गया, कितना है दोस्तों यहाँ पर 1 2 1 2 3 3 दूनी 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ही लगेगा भाई, कहाँ गड़बड़ हो गया तभी हमने। तो 2 2 4 2 6 और 1 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7। हाइब्रिडाइज स्टेट क्या होगी, एक क्लॉकवाइज इसके साथ हाइब्रिडाइजेशन कर दो, ये हो गया, ये था तो इसके साथ हाइब्रिडाइजेशन ये हो गया, ये था तो इसके हाइब्रिडाइजेशन ये हो गया, ये था तो इसका 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 हाइब्रिडाइजेशन ये हो गया। कितना, एक s में भरा, p में तीनों में भरे और d में भी क्या भरेंगे 3। तो sp3d3 क्या आ गया, sp3d3 आ गया। और इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, और जब लोन पेयर नहीं होगा तो क्या होगा, sp3d3 है तो इसमें आ जाएगा स्ट्रक्चर पेंटागोनल, पेंटागोनल बाइपायरामिडल आ जाएगा। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर आई होप कि आप लोगों ने बना लिया होगा, इसको ड्रॉ कर देते हैं ना, यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं, इस वाले का स्ट्रक्चर इधर। तो ये वाला स्ट्रक्चर हमने कहा गया, यहाँ पर क्या ले लिया, आई ले लिया, देखिए एक ही हो गया, ये और यहाँ पर हमारा क्या आ गया, ये एक और ये आ गया, यहाँ पर क्या एफ 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 और एफ। तो हमारा क्या बन जाता है इस टाइप से, ये हमारा क्या बन जाएगा, पेंटागोनल बाइपायरामिडल बन जाता है दोस्तों। ठीक है, पेंटागोनल बाइपायरामिडल स्ट्रक्चर बन जाता है। और इसी तरीके से हम कहते हैं कि PCl5 का ट्राइगोनल बाइपायरामिडल होगा, IF7 का पेंटागोनल बाइपायरामिडल होगा। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा और दोस्तों क्लास भी आप लोगों ने एंजॉय अच्छे से किया होगा। तो दोस्तों
जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर क्लास पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास बस इतनी ही थी। मिलेंगे एक अगली क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, मस्त पढ़ाई करते रहिएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार।